के इस मंच के अध्यक्ष हैं कर रहे प्राचार्य महोदय और मेरे साथी समुदाय सदस्यों, अम्बेडकर जी का जीवन और उनका संघर्ष इतना लंबा है कि उसको किसी एक व्याख्यान में समाहित करना संभव नहीं है। मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आज के टाइम में उन पर मीडिया में और दूसरे मंचों पर सामने आती है। उनका जन्म महार जाति में हुआ, जो एक अछूत जाति के अंतर्गत आती है। फिर भी जीवन में उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, उसको बड़ौदा जो राज्य था, उनके महाराज ने पहचान लिया और उन्हें विदेश में अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराई, उन्हें छात्रवृत्ति दी और वो छात्रवृत्ति 66 थी। इसलिए जैसा कि सर ने बताया, बड़ौदा राज्य की सेवा में उन्होंने सेना के पद पर कार्य किया और जैसे ही उनकी वो सेवा की शर्तें पूरी हुई, कितने दिन आपको सेवा करनी है, वो दिन पूरा होते ही वो सामाजिक जीवन में आ गए और सामाजिक जीवन में उन्होंने अपना लक्ष्य अछूतोद्धार को बनाया। उन्होंने समाज की पिछड़ी जातियों के उद्धार को अपना मूल लक्ष्य बनाया। हालांकि ये नहीं है कि वो दूसरी जातियों के खिलाफ थे, ऐसा उनके विचारों में मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला कि दूसरी जातियों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने एक समानता पूर्वक भारतीय समाज के निर्माण के लिए जो अस्पृश्यता की समस्या थी, उसके समाधान को जरूरी माना और उसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। और भारत में जो उन्होंने प्रयास किए, न केवल सामाजिक लेवल पर किए, जैसे कालाराम मंदिर सत्याग्रह है या फिर महार सत्याग्रह है, महार तालाब पर पानी पीने के लिए जो अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाया, उसके लिए है, बल्कि उन्होंने विधि के क्षेत्र में समानता लाने के लिए भी प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे 30-31 में, उनमें तीनों में भाग लिया और तीनों में प्रतिनिधित्व किया और वहाँ अपनी बातें रखी और उसी का परिणाम था कि एक कम्युनल अवार्ड आया था, जिसमें अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन की घोषणा की, निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई और जिसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और उसके बाद पूना पैक्ट के माध्यम से उन्होंने जो सीटें कम्युनल अवार्ड के माध्यम से 71 सीटें प्रांतीय सभाओं की मिलनी थी, उनकी जगह उन सीटों को बढ़वा कर 141 करवा लिया और केंद्रीय विधायिका में भी 18% सीटें अछूतों के लिए रिजर्व करवाई। वैसे रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन ये सुनिश्चित करवाया कि 18% सीटों पर ओनली अछूत लड़ेंगे चुनाव। तो इस तरह से, लेकिन ये विडंबना है कि सामाजिक जीवन में इतना संघर्षशील व्यक्ति होने के बावजूद जब विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो मुंबई से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को और महात्मा गांधी जी को ये लगा कि अम्बेडकर के बिना भारत का संविधान जिस रूप में हम चाहते हैं वैसा निर्मित होना संभव नहीं है। इसलिए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पीजी खरे को ये निवेदन किया कि आप अपने यहाँ से सीट खाली करवाइए और उस सीट से अम्बेडकर जी को यहाँ संविधान सभा में भेजिए। हमें आश्चर्य होगा कि हिंदू कट्टरपंथी के नाम से जाने जाने वाले जयपाल जी से संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाया और उनकी जगह अम्बेडकर जी को चुनकर संविधान सभा में हमने भेजा। बाद में भी उन्होंने सामाजिक संघर्ष के लिए विधि मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल बनवाया और वो हिंदू कोड बिल को लागू करवाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो लागू नहीं हो पाए। दूसरी भी कई सारी चुनौतियाँ थी जिनको लेकर नेहरू गवर्नमेंट से उनके मतभेद थे और इस कारण 1951 में उन्होंने विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र उन्होंने दे दिया। इसके बाद उन्होंने
अछूतों की एक पार्टी बनाई और जिसको अछूत फेडरेशन के नाम से हम जानते हैं, उसके माध्यम से चुनाव लड़ा। उन्होंने 35 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे और खुद अंबेडकर सहित ज़्यादातर चुनाव हार गए। ओनली 2 कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए। या तो उन्हें ये महसूस हो गया कि जिस तरह की सामाजिक संरचना है, जिस तरह का हमारा सामाजिक ढांचा है, उसमें हम अछूतों को वाजिब हक नहीं दिला सकेंगे। और इसलिए जितने भी उन्होंने संविधान के स्तर पर प्रयास किए, संविधान के माध्यम से हमें समानता का अधिकार दिलाया। हालांकि हम ये सोचते हैं कि जितने भी संविधान में अधिकार अछूतों को मिले हैं वो केवल अंबेडकर ने दिलाए, ऐसा नहीं है। भारत के ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों का ये मानना था कि हमारे यहाँ भविष्य का जो भारत बनना है उसमें सार्वभौमिक समानता के सिद्धांत को अपनाया जाए। यानी ना लिंग के आधार पर भेद हो, ना भाषा के आधार पर भेद हो, ना त्वचा के रंग के आधार पर भेद हो, और दूसरे भी सारे भेदभाव हमें संविधान में खत्म करने हैं। और सामाजिक स्तर पर सब चाहते थे कि इस चीज़ को हम प्राप्त करें, लेकिन तत्कालीन भारत की जो दशा और दिशा थी उसमें इतना संभव नहीं था कि एक साथ हम इनके बलपूर्वक उन चीज़ों को लागू कर पाएँ। इसलिए इन चीज़ों को समय पर छोड़ा गया, और समय पर छोड़ा गया तो जो सिंधु बॉर्ड बिल को हमें तब लागू करना था वो नहीं कर पाए। उसको हमने टुकड़ों में लागू किया और बाद में वो लागू हो गया। अम्बेडकर जी का जाति के प्रति इतना वो था कि वो चाहते थे कि भारतीय समाज से जाति को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए, और जाति शब्द का जो संबोधन है उसको कहीं भी यूज में नहीं लिया जाए, वो इतना चाहते थे। लेकिन उसकी जड़ जो जाति है उसकी जड़ को मानते थे हमारी वर्ण व्यवस्था में, और वो चाहते थे कि इस वर्ण व्यवस्था को हम जब तक मानते रहेंगे जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। इसलिए वो वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। और इस मुद्दे को लेकर उनके गांधी जी के साथ मतभेद थे, क्योंकि गांधी जी जाति व्यवस्था को तो बाद की बुराई मानते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था की अच्छाइयों में विश्वास करते थे। और वो ये चाहते थे कि जो हिंदू धर्म में विकृतियां आ गई है हमें उन्हें सुधारना है। हमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जिस वर्ण व्यवस्था को हमने कर्म के आधार पर बनाया है उसे कर्म के आधार पर बनाए रखें, तो उससे हमारे देश की भलाई होगी। तो इस तरह से गांधी जी के साथ अम्बेडकर जी के मतभेद थे, उसी तरह दूसरे नेताओं के साथ भी मतभेद थे। और इन्हीं मतभेदों में बाद में जाकर उनको लगा कि जिस हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ उसको मैं सुधार नहीं पाऊंगा, तो संसार का ऐसा कौन सा धर्म है जिसको मैं अपनाऊं जिसमें मुझे बहुत कम बुराइयां महसूस हो। तो उस धर्म के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, और 1956 में अपने इस कथन को साकार किया कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में नहीं मरूं ये मेरे बस में है। और इसी कारण उन्होंने 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया, और हजारों की संख्या में लोगों ने उनके साथ इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग लिया। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य क्षेत्रों के माध्यम से, सामाजिक है, आर्थिक क्षेत्र में हम देखें तो द वैल्यू ऑफ रूपी ले लो या द अनटचेबल्स ले लो, बहुत सारी कृतियाँ उनकी ऐसी हैं जो उनको सामाजिक विद्वता के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में सिद्ध करती हैं। इस तरह से अम्बेडकर जी ने जितना योगदान दिया है, हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरे संविधान को या वर्तमान जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उनके प्रदाता अकेले वही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना योगदान दिया है उसके आधार पर हम उन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा देते हैं, तो ये प्रासंगिक सिद्ध होता है। और इसी के साथ मैं अपना मंच ग्रहण करूँगा।